पूजा और उसकी ननंद स्वाति दोनों दोहरी जिंदगी जीने का ढोंग कर रही थी। असल बात ये थी कि दोनों दुनिया वालों के और परिवार वालों के सामने खुद को बहुत ही शरीफ और संस्कारी प्रस्तुत किया करती थी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हकीकत में तो दोनों हद से ज्यादा बिगड़ी हुई थी। ऐसे ही एक दिन दोनों ननंद भाभी रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहाँ पूजा की सास अनीता आती है और बोलती है। कितनी खूबसूरत जोड़ी है दोनों ननंद भाभी की। भगवान, मैंने तो मोती दान किए होंगे जो इतनी अच्छी बहू मिली है मुझे, और इतनी अच्छी बेटी भी। बस कीजिए माँ जी, आप हर दिन हम दोनों को यही बोलती हैं। हाँ माँ, अगर बोलना ही है तो कुछ नया बोलो ना, जिसे सुनकर हमें भी अच्छा लगे। अरे नया क्या बोलूं बेटा, बस तुम दोनों की जोड़ी को किसी की नजर न लगे। अरे बड़ा फक्र महसूस होता है मुझे अपने संस्कारों के ऊपर तुझे ऐसे देखकर। तो बस माँ जी, बस आप खुश रहिए और जल्दी से जाकर टेबल पर बैठ जाइए। हम आपके लिए अभी खाना लेकर आ रहे हैं। इतना कहकर दोनों ननंद भाभी अनीता को रसोई से बाहर भेज देते हैं, जिसके बाद पूजा जल्दी से फ्रिज में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक निकालती है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक की जगह शराब भरी हुई थी। तभी पूजा कांच के 2 ग्लास लेकर शराब के बराबर बराबर पैग बनाते हुए बोलती है। लो स्वाति, जल्दी से 2-2 पैग अच्छे से मार लो, वरना खाना पचेगा नहीं हम दोनों का। सही कह रही हो भाभी, इसके बिना तो हमारी जिंदगी ही अधूरी है। अब आया ना मजा। चलो जल्दी से बाहर खाना लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा थोड़ा सौंफ अपने मुंह में डाल लेते हैं, ताकि किसी को भी पता न चले कि हम दोनों ने पी रखी है। न कहकर पूजा सौंफ के डब्बे से सौंफ निकालती है और दोनों ननंद भाभी थोड़ी थोड़ी सौंफ अपने अपने मुंह में डाल लेती हैं। कुछ देर बाद सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। अनीता खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और भगवान की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ते हुए बोलती है। भगवान, बस मेरी बहू और बेटी के संस्कारों को यूं ही बनाए रखना। कभी कोई ऐसा दिन मत आने देना कि कोई मेरी बहू या बेटी पर उंगली उठाए। तरफ अनीता की आंखों पर अपनी बहू और बेटी के संस्कारों की पट्टी बंधी थी, तो वहीं दूसरी तरफ अनीता के कमरे में जाते ही दोनों ननंद भाभी पूरा माहौल बनाकर चकना बोतल लेकर आराम से पत्ते खेल रही होती हैं और अपनी पार्टी कर रही होती है। तभी स्वाति अपनी अलमारी से सिगरेट के डब्बे निकालती है और लाइटर भी निकालती है और सिगरेट जलाकर हवा में छल्ले बनाते हुए बोलती है। भाभी, वैसे एक बात तो है, शराब पीने के बाद सुट्टा मारने का मजा ही कुछ अलग है। सही बोल रही हो तुम, लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं तो अफीम खाती हूँ, वो भी एकदम प्योर। भाभी, अफीम खाने का क्या फायदा होता है? अरे फायदा ही फायदा है। एक बार खा लो ना तो आंखें ऐसे जगी रहती हैं, जितना मर्जी काम कर लो थकावट होती ही नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर तो मैं भी कल खाऊंगी। बताओ तो जरा, कैसे खानी है? कुछ नहीं करना, 1 कप चाय लेनी है, दाल के जितनी अफीम लेनी है, उसको चाय में डालो या फिर ऐसे ही खा लो, बस सारा दिन टन टना टन टन। भाभी, ये तो कमाल है। कल से मुझे भी दे देना, मैं और एक नया नशा करूंगी। ऐसे ही दोनों ननंद भाभी पीते पीते वहीं सो जाती हैं। सुबह के 6 बज जाते हैं। जैसे ही पूजा की आंख खुलती है, तभी वो देखती है कि शराब की बोतलें और ग्लास ऐसे के ऐसे ही बिस्तर पर पड़े हैं। पूजा जल्दी से स्वाति को उठाती है और बोलती है। अरे जल्दी उठो, ये सारा कुछ साफ करना है हमें, इससे पहले माँ जी यहाँ पर सब कुछ देख लें। हाँ हाँ भाभी, ये खाली बोतल मुझे दो और इन ग्लासों को भी ठिकाने लगा दो। हाँ पता है ना, ये बोतल कहाँ रखनी है। हाँ हाँ पता है, वहीं रख दूंगी, आप चिंता मत करो। ठीक है, तुम जाओ, मैं जल्दी से कमरे में रूम फ्रेशनर मार के कमरा साफ सुथरा कर देती हूँ और नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ। तुम भी तैयार हो जाओ और सीधा रसोई में मिलते हैं। स्वाति जल्दी से शराब की बोतल उठाती है और छुपाकर सीधा स्टोर रूम में ले जाती है, जहाँ पहले से ही खाली और भरी हुई शराब की बोतलों का स्टॉक लगा हुआ था। स्वाति उस बोतल को भी वहीं रख देती है और स्टोर रूम को लॉक कर देती है, जिसके बाद दोनों ननंद भाभी अपने संस्कारी रूप में रसोई में काम करने लगती हैं। सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी अनीता के पड़ोसन शोभा का आना होता है। शोभा एक बड़ी चुगलखोर औरत थी।
जो इधर उधर की बातें सब लोगों में फैलाया करती थी। कैसे हैं सब लोग? हम सब बढ़िया। तुम बताओ शोभा बहन, कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही अपनी पड़ोसन की खोज खबर लेने आई हूँ। तुम तो कभी आती नहीं हो, तो सोचा मैं ही क्यों ना आ जाऊं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़े बहुत घर के काम रहते हैं, उसी में दिन बीत जाता है। अरे घर में बहू है, बेटी है, फिर भी तुझे ही काम करना पड़ता है। वो मुझे करने के लिए नहीं कहती है, मैं अपनी खुशी से कुछ काम कर लिया करती हूँ। अरे बेटा, तुम्हारी आंटी आई है, कम से कम चाय नाश्ता तो बना दो। जी आंटी जी, अभी करते हैं। वैसे अनीता बहन, मैं तुझे एक जरूरी बात बताने आई हूँ। तेरी बहू और बेटी के चाल चलन ठीक नहीं है। कल रात में मैं अपने छज्जे से देख रही थी, तेरी बेटी के कमरे से ना धुआं निकल रहा था। धुआं निकल रहा था? तेरे कहने का क्या मतलब है? अरे तेरी बहू और बेटी रात में सिगरेट पी रही थी, वो भी छुप छुप कर। शोभा की ये बात रसोई में खड़ी पूजा सुन लेती है और बाहर आकर बोलती है। अच्छा आंटी जी, तो फिर आप भी आ जाती तो सुट्टे मारने के लिए। ना बाबा ना, मैं धूम्रपान नहीं करती। करते तो हम भी नहीं हैं, लेकिन आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। माँ जी, बात तो ये है कि रात को मैं स्वाति के बालों को स्ट्रीम दे रही थी। उसके बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की और शाइनी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो धूम्रपान का धुआं लगा, तो इसमें हमारी क्या गलती है? मेरे ख्याल से तो आंटी जी, आपको अपने घर चले जाना चाहिए। आज के लिए इतनी बेइज्जती बहुत होगी। अपने सच को झूठा साबित करके और शोभा को बेइज्जत करके पूजा वहाँ से भगा देती है। लेकिन शोभा भी कहाँ कम थी, वो सीसीटीवी कैमरे की तरह दोनों ननद भाभी पर नजर रखती थी। लेकिन पूजा और स्वाति भी कहाँ कम थे, दोनों शोभा के हाथ एक सबूत तक नहीं आने देते। दिन गुजरते चले जाते हैं और हर दिन के साथ पूजा और स्वाति की बिगड़ेल हरकतें और भी ज्यादा विकराल रूप लेती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन अनीता खुद से बोलती है। अरे पूजा और स्वाति दोनों ही बाजार चली गई। मुझे तो काम था बहू से, पता नहीं बहू ने मेरी वो पुरानी वाली चप्पल कहाँ रख दी है। मुझे लगता है शायद उसने वो चप्पल स्टोर रूम में रखी होगी। एक काम करती हूँ, स्टोर रूम में जाकर निकाल लेती हूँ। अनीता स्टोर की तरफ जाती है तो वहाँ पर ताला लगा हुआ होता है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, पर स्टोर रूम में ताला लगाया किसने? स्टोर रूम में कौन सा खजाना है? अब इसकी चाबी किसके पास होगी? अरे हाँ, इस ताले की चाबी तो मेरे पास पहले से रखी हुई है, कमरे से लेकर आती हूँ अभी। अनीता अपने कमरे से चाबी लेकर आती है और स्टोर का ताला खोलती है और सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर बोतलों का स्टॉक जो लगा हुआ था और काफी सारी और भी नशे की चीजें रखी हुई थी। हे भगवान, ये सब क्या है? ये मेरा घर है या कोई बियर बार है? आखिर इतनी सारी शराब और ये नशीले चीजें यहाँ पर कौन लेकर आया? स्टोर रूम देखने के बाद अनीता सीधा अपनी बहू के कमरे में जाती है, जहाँ उसे हुक्का जलाने का चिलम और अफीम भी मिल जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी बेटी के कमरे में जाती है तो उसे वहाँ कुछ छुपाई हुई शराब की बोतलें और सिगरेट हाथ लग जाती है। इसका मतलब मेरी बहू और बेटी दोनों मिलकर मुझे अभी तक धोखा दे रही थी। ये नंद भाभी इतना ज्यादा बिगड़ी हुई है और मुझे पता तक नहीं चला। कुछ देर बाद पूजा और स्वाति दोनों घर आ जाते हैं। अनीता बड़े प्यार से हर रोज की तरह उनसे बात करती है। रात को भी सभी लोग खाना खाते हैं। अनीता अपने कमरे में जाती है और स्वाति और पूजा अपना प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। स्वाति और पूजा दोनों ही एनिमल मूवी के सॉन्ग पर सिर पर ग्लास रखकर नाचते गाते हुए जमा ले कद्दू जमा ले, जमा जमा ले जमा कद्दू जमा ले, जमा ले कद्दू जमा ले। जमा ले कद्दू जमा ले। तभी वहाँ अनीता आ जाती है और उसे देख दोनों ननद भाभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, ये स्वाति ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। नहीं नहीं माँ, भाभी झूठ बोल रही है। मैंने नहीं, भाभी ने ही मुझे बोला था ये सब करने के लिए। चुप करो बेशरम, दोनों की दोनों ही झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हारी सारी असलियत जान चुकी हूँ। शर्म नहीं आई तुम दोनों को इतना बड़ा विश्वासघात करते हुए? मैं समझती थी कि मेरी बहू और बेटी में हर एक गुण है और वो बहुत ही संस्कारी है, लेकिन तुम दोनों ने तो इतनी बिगड़ी हुई हो। मुझे आज पता चला है, आज के बाद दोनों के दोनों मुझसे बात मत करना। अनीता चली जाती है। पूजा और स्वाति
अनीता को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अनीता उनकी माफी को स्वीकार नहीं करती है। अनीता को नाराज देखकर पूजा और स्वाति को बहुत बुरा लगता है। धीरे धीरे दोनों अपनी बिगड़ी हुई आदतों को सुधारने का प्रयास करती है और आखिरकार दोनों वास्तव में संस्कारी ननंद भाभी बन जाती हैं और फिर कभी कोई बुरी आदत नहीं अपनाती है। काफी लंबे समय बाद अनीता भी अपनी बहू और बेटी को माफ कर देती है और फिर से उन्हें प्यार करने लगती है। दीक्षा अपनी सिलाई की दुकान पर बैठकर कपड़े सिल रही होती है। तभी वहाँ भारती नाम की एक औरत आती है और एक कपड़ा देते हुए कहती है, अरे सुनो, ये मेरी पुरानी साड़ी है, इसका कुछ हो सकता है क्या? मेरी शादी की साड़ी है, मैं इसे फेंकना नहीं चाहती और अब ये पहनने लायक भी बची नहीं है। बताओ जल्दी से, इसका कुछ हो सकता है क्या? मैडम इसमें तो काफी जगह दाग लगे हैं, इसको तो बड़ी ही मुश्किल से ठीक करना पड़ेगा। अरे मैं ठीक करने को नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये पूछ रही हूँ कि इसका कुछ हो सकता है, इसका कोई सूट बन सकता है या फिर कुछ और जो अच्छा लगे साड़ी का। मैडम जी इसका सूट तो सच में काफी अच्छा लगेगा, अगर आप कहे तो मैं इसका सूट बना देती हूँ। और आपको देखकर लग रहा है कि आप तो सूट ही पहनती है। हाँ हाँ, ये ठीक है, मैं वही सोच रही थी। बस ये साड़ी किसी भी तरह कुछ इस्तेमाल में आ जाए, मुझे इसे फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं है। एक काम करो, तुम मेरा नाप ले लो, उसका सूट बना दो और याद रहे कहीं से भी कुछ भी खराब ना हो। अगर कुछ खराब हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि ये मेरी मनपसंद की साड़ी है। मैडम जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ। आपकी मनपसंद साड़ी है, साथ ही ये साड़ी आपने अपनी शादी में पहनी थी, इसीलिए आपका मन नहीं है इसे फेंकने का। मैं इसे लेकर कोई भी लापरवाही नहीं करूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत ही अच्छे से इसका सूट बनाऊंगी। दीक्षा भारती का नाप ले लेती है। भारती भी वहाँ से चली जाती है। सूट का कपड़ा देखकर पूरा सूट तैयार हो जाता है। तभी वहाँ दीक्षा की माँ आती है और सूट को देखकर कहती है, अरे भाई ये तो बहुत ही प्यारा सूट लग रहा है, किसका सूट है? कोई नया आया था क्या सूट देने? हाँ माँ एक आंटी आई थी, उनकी साड़ी का कपड़ा है ये। वो तो अपनी साड़ी को लेकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी, कहने लगी कि कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए। उनका फेंकने का मन नहीं था और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इसका बहुत अच्छा सूट बना दे, इसीलिए उन्होंने अपना नाप भी दिया है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ सच में बहुत प्यारा लग रहा है। तू तो इतनी गुनी है, मुझे तो कभी कभी खुद पे गर्व होता है। मैं तो इतनी परेशान थी, तेरे पिता के जाने के बाद पता नहीं कैसे क्या होगा, लेकिन तूने सब कुछ संभाल लिया, वो भी इतने अच्छे से। देखना, और जो सूट देकर गया उसे वो सूट जरूर पसंद आएगा। इस सूट पर तो और भी डबल मेहनत लगी है। आंटी की इतनी प्यारी साड़ी है, मैं इसको बर्बाद थोड़ी ना कर सकती थी। बस यही चाहती हूँ कि उन्हें भी पसंद आए। अरे हाँ हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, उन्हें जरूर पसंद आएगा। मेरी बेटी ने इतनी मेहनत करी है, इस काबिल तो है कि तेरे सूट की तारीफ हो सके। किसी को पसंद आए ना आए, मुझे बहुत प्यारा लगा है तेरा ये सूट। अच्छा चल, ये सब छोड़, खाना खा ले, वैसे भी काम तो होता रहेगा, खाने पे ध्यान देना जरूरी है। माँ अभी बहुत सारा काम है, मैं पहले काम खत्म कर लूँ, बाद में खा लूंगी, ठीक है? अरे ऐसे कैसे बाद में खा लेगी? तू खाने को लेकर बहुत लापरवाह है, तू खाना खाने में बहुत लापरवाही करती है। जब तक मैं तेरे सर पे ना खड़ी रहूं, जब तक तुझे काम का ही दिखता है, तू तो खाना खाती ही नहीं है। जा पहले शांति से खाना खा ले, उसके बाद काम कर लियो। ठीक है, आप इतनी जिद कर रही हो तो मैं खा लेती हूँ। आप अपने हाथ से खिला दो, और आपके हाथ से खाऊंगी तो मेरे शरीर में और भी ज्यादा खाना लगेगा। दीक्षा की माँ दीक्षा को अपने हाथों से खाना खिलाने लग जाती है, लेकिन खाना खिलाते हुए भारती के सूट पर गलती से सब्जी गिर जाती है। ये देखकर दीक्षा बहुत ही परेशान हो जाती है और कहती है, माँ ये क्या हुआ, सब्जी गिर गई? अरे अब तो पक्का अच्छा खासा जो तारीफ सुनने को मिलने वाली थी वो भी नहीं मिलेगी और ताने अलग सुनने पड़ेंगे। मैं इसका क्या करूँ माँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माफ कर दे बेटा, सच में मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है, मुझे नहीं पता था कि सब्जी गिर जाएगी, मुझे माफ कर दे। अरे माँ आप माफी क्यों मांग रही है, इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है, ये तो गलती से हो गया और गलती तो किसी से भी हो जाती है ना। मैं देखती हूँ इसका क्या हो सकता है। वैसे भी थोड़ी देर में वो मैडम आने वाली है, वैसे ही वे शक्ल से काफी चिड़चिड़ी और गुस्से वाली लग रही थी। भगवान बचाए आज तो मुझे। दीक्षा काफी घबरा जाती है और जल्दी से सूट के दाग को साफ करने में रहती है, लेकिन तभी वहाँ भारती आ जाती है और अपने सूट के दाग को देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। भारती गुस्से में दीक्षा को कहती है, तुम्हें मैंने एक काम दिया था, लेकिन वह भी तुमसे ठीक से नहीं हो पाया।
तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि ये मेरी शादी की साड़ी है और शादी की साड़ी के साथ मैं जरा सा भी लापरवाही नहीं बर्दाश्त कर सकती, लेकिन तुमने मेरी साड़ी पर दाग लगा दिया। माफ करना मैडम, गलती से हो गया। मैं खाना खा रही थी और गलती से इस पर सब्जी गिर गई। मैं अभी कुछ भी करके ठीक करने की कोशिश करती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मुझे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। दीक्षा हड़बड़ाहट में अब दाग को साफ करने लगी थी, लेकिन उसे दाग की सफाई नहीं होती। इसलिए दीक्षा उस पर और हल्दी का दाग लगाकर पूरे सूट को ही पीला रंग, कहीं पर दाग धब्बे वाला बना देती है, जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहा था। और फिर भारती को देते हुए कहती है, ये लीजिए मैडम, मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन मैंने इसे पहले से भी ज्यादा सुंदर बनाने की कोशिश की है। वो सूट लेकर भारती अपने घर आ जाती है और सूट पहनकर देखती है। भारती को सूट काफी ज्यादा अच्छा लगता है और उस पर हल्का हल्का कहीं ना कहीं हल्दी का पीला दाग भी काफी खिल रहा था। तभी वहाँ भारती की पड़ोसन उसे मिलती है और उसके सूट को देखकर कहती है, अरे वाह वाह, क्या सूट बनाया भारती तूने, और कब सिलवाया? तूने बताया भी नहीं, और इतना अच्छा सिलाया तो मुझे भी तो बता देती यार। कहाँ है टेलर? तू नंबर दे दे, एक काम कर, मैं उससे ना सूट सिलवा लूंगी अपना। इतना अच्छा सूट बनाया है, आज के टाइम पे ना कोई इतना अच्छा सूट नहीं बनाता। मोहल्ले के नुक्कड़ पे बैठती है ना एक लड़की, उसने ही बनाया। सूट खराब हो गया था, लेकिन पता नहीं कैसे उस लड़की ने ठीक कर दिया। मैं तो खामखा ही उस पर इतना गुस्सा कर रही थी। बेचारी, उसने इतनी मेहनत करी और मुझसे तो ऐसे डर गई थी जैसे कि मैं उसकी सास हूँ। भारती को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने सच में काफी ज्यादा दीक्षा को सुना दिया था। इसलिए भारती किसी न किसी काम के लिए उसके पास ही जाती और उसका काम भी बढ़ाती, साथ ही उसे बातचीत करने की कोशिश भी करने लगती। धीरे धीरे भारती को दीक्षा काफी पसंद आ गई थी। वो अपने बेटे से दीक्षा की शादी की बात चला देती है। सब कुछ सही चल रहा था। कुछ ही दिनों में दीक्षा की शादी भारती के बेटे रोहन से हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। भारती दीक्षा को समझाते हुए कहती है, अब यही तेरा घर है। मुझे पता है नए घर में एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, लेकिन करना तो तुझे पड़ेगा ही। और मैं थोड़ी सी खड़ूस मिजाज की हूँ, इसलिए अभी से कह रही हूँ, इसलिए तू भी कोई गलती मत करियो। ठीक है माँ जी, अब चिंता मत कीजिए। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी कि आपको कोई तकलीफ ना हो। अब तो आराम कर ले बहू, बहुत थक गई होगी। वैसे भी कल तेरी मुंह दिखाई की रस्म है, आस पड़ोस के लोग आएंगे। तू अच्छे से तैयार हो जाइयो। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू की सब कोई तारीफ करे। भारती अपनी बहू को कमरा दिखाकर आराम करने चली जाती है। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म की हर तरफ तैयारी हो जाती है। पूरा घर सजता, दीक्षा भी तैयार होकर बैठ जाती है। लोग भी घर पर आ जाते हैं। तभी विमला आती है और कहती है, अरे वाह भारती, काफी सुंदर बहू लेके आई है तू। तेरी पसंद बहुत अच्छी है। और ना ये कपड़ा लेके आई हूँ मैं बहू के लिए। तेरे को जैसा सूट सलवार सिलवाना है वैसा सिलवा दे। वैसे भी तेरी टेलर बहू है। तेरी टेलर वाली बहू के लिए ना इससे अच्छा गिफ्ट ना कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं ही नहीं, पूरे मोहल्ले वाले सूट का कपड़ा ही लेके आए बहू के लिए। भारती को काफी अच्छा लगता है कि मोहल्ले वाले उसकी बहू को उसके काम से भी जज कर रहे हैं। उसके काम के अनुसार उसे गिफ्ट देते हैं। इसी तरह बहू की मुंह दिखाई काफी अच्छी रहती है। सब लोग खुशी खुशी जाते हैं। साथ ही भारती और दीक्षा दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। सलोनी सुबह सुबह आराम से सो रही होती है। तभी वहाँ सलोनी की सास मालती आती है और सलोनी को सुनाते हुए कहती है, बहू सुबह हो गई है, अब तक तू आराम से सो रही है। अरे घर के काम कब करेगी? माँ जी, अभी तो सुबह के बस 5 ही बजे हैं। आप मुझे इतनी सुबह क्यों उठा रहे हो? घर के काम मैं थोड़ी देर बाद ही कर दूंगी। 6 बजे तक मैं उठ जाऊंगी। अब आप भी सो जाओ तब तक। हे भगवान, कैसी बहू आई है मेरे घर में, इतनी देर तक सोती रहती है और अब बोलो तो कहती है 1 घंटे और सोना है। बहू, ये तेरा ससुराल है, कोई मायका नहीं, जो तू इतनी देर तक सोती रहती है। माँ जी, ये आपका भी मायका नहीं ससुराल है, तो आप भी धौस मत जमाओ यहाँ। अब तू मुझसे बदतमीजी कर रही है। घर के काम तो तुझसे होते नहीं हैं और जुबान कैंची की तरह चलती है। अरे कुछ तो शर्म कर ले, मैं तेरी सास हूँ और उम्र में भी तुझसे काफी बड़ी हूँ। माँ जी, अगर आप अपनी बहू की इज्जत नहीं करोगी तो सास होने का सम्मान कैसे मांग रही हो?
अरे जब मैं बोल रही हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद सारा काम कर दूंगी, तो आप क्यों नहीं मेरी बात को समझ रही हो? बोलो अब। मेरा बेटा बेचारा रात भर काम करता है और तू आराम से घोड़े बेचकर सोती है। अरे मेरे बारे में ना सही तो कम से कम अपने पति के बारे में ही सोच लिया कर कि वो अभी थोड़ी देर पहले जब काम से आएगा तो उसे गर्मा गर्म खाना मिलेगा तो उसे कितनी खुशी होगी। ये भी सोच लिया करना कभी। माँ जी, पंकज जी 10 बजे आते हैं और तब तक घर के सारे काम हो जाते हैं और खाना पीना तब गरम ही बनता है। और यही अगर मैंने आपकी बात सुनकर अभी खाना बना दिया तो तब तक खाना ठंडा हो जाएगा। तुझसे तो बोलना ही बेकार है, करना तो तुझे अपने ही मन की है। मालती इतना बोलकर रसोई में बर्तन धोने लगती है। थोड़ी देर बाद पंकज घर आता है काम से और अपनी माँ को बर्तन धोते हुए देखकर पंकज को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत सलोनी को बुलाता है। सलोनी, ये क्या है? तुम्हारे होते हुए माँ बर्तन धो रही है। तुम्हें शर्म आती है या नहीं आती है? अरे तुम मेरी माँ से काम करवा रही हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करती हो? मैंने कुछ भी नहीं किया है। और माँ जी, मैंने आपको कहा था ना कि मैं थोड़ी देर बाद सोकर उठ जाऊंगी और तभी सारा काम कर दूंगी। फिर आपको किसने कहा कि बर्तन धोने हैं? अब बहू तो घर के कुछ काम करती नहीं है बेटा, ना ही हाथ लगाती है घर के किसी काम में। और मुझे घर में बिल्कुल भी गंदगी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैंने सोचा मैं खुद ही बर्तन साफ कर लूं। लेकिन आज तू कैसे जल्दी आ गया? वो आज मैं काफी ज्यादा थक गया था, पूरा शरीर दुख रहा था, इसके कारण सोचा घर जाके आराम करता हूँ। और अच्छा हुआ मैं घर आ गया और तुम्हारी असलियत देख ली मैंने। माँ जी, आप समझाओ ना पंकज जी को, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गलत समझ रहे हैं। अरे आप खुद बताओ ना, मैं क्या माँ जी से कभी काम करवा सकती हूँ? आपको मैं इतनी गिरी हुई लगती हूँ? बस बहुत हुआ तुम्हारा, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम कैसी हो ना ये मैं देख चुका हूँ अपनी आंखों से। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूंगा कि आज के बाद मुझे मेरी माँ काम करते हुए ना दिख जाए, समझी तुम? पंकज सलोनी को काफी कुछ सुनाता है। ये देखकर मालती को काफी अच्छा लगता है और वो फिर आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका था। मालती हमेशा ही हर जगह अपनी बहू को नीचा दिखाती रहती थी। सलोनी कभी भी अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं देती। कुछ दिनों बाद मालती अपने कमरे में बैठी होती है और तभी वहाँ विमला आ जाती है। क्या बात है मालती, तेरी बहू तो घर को बहुत अच्छे से चमका कर रखती है। लगता है तू अपनी बहू को अच्छे से डंडा करके रखती है। अगर जरा भी गलती हुई तो सुना देती होगी। और नहीं तो क्या, मेरी बहू तो मुझसे थर थर कांपती है, मेरे आगे कुछ भी नहीं बोल सकती है वो। चल चल, इतना भी नहीं मान सकती मैं। अब अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तेरी बहू तुझसे कहीं न डरती होगी, वो तो बल्कि तेरे मुंह पे तेरी बनाई हुई चाय फेंक के जाती होगी। अब तू देख कि मैं क्या करती हूँ और फिर मेरी बहू क्या करेगी। मालती जानबूझकर अपनी अलमारी में से सारे कपड़े निकालकर फेंक देती है और अपनी बहू को आवाज देकर बुलाती है। अरे बहू, तूने मेरी अलमारी ठीक से नहीं लगाई। ये देख, अलमारी खोलते ही सारे कपड़े ऊपर से नीचे गिर गए। तुझे कितनी बार बोला है कि जो काम करे वो अच्छे से किया कर। माँ जी, मैंने तो अच्छे से ही सारे कपड़े तय किए थे, पता नहीं कैसे सारे कपड़े गिर गए। बहू, कभी तो अपनी गलती मान लिया कर कि तूने भी कुछ गलत किया होगा, तभी ऐसा हुआ है। चल अब दोबारा से सारे कपड़े फोल्ड कर और अच्छे से मेरी अलमारी में रख। मैं जा रही हूँ विमला के साथ बाहर। मालती अपनी बहू को बहुत परेशान किया करती थी और अपने बेटे के आगे अच्छी भी बन जाती थी कि सारी गलती बस बहू की है। इसीलिए कई बार सलोनी अपने पति से काफी कुछ सुनती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मालती जानबूझकर सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है और जब वहाँ से सलोनी जाती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। बहू के गिरने की आवाज से मालती वहाँ आ जाती है और अपनी बहू की मदद तो करती नहीं है बल्कि उसे सुनाते हुए कहती है, तुझे कितनी बार कहा है कि कहीं भी तेल पानी मत गिराया कर, तू मेरी बात ही नहीं सुनती है। देख, अब खुद ही गिर गई ना, अब अकल आ गई ठिकाने। ये एक दो बार और गिर कर मानेगी। माँ जी, मैंने तो तेल गिराया भी नहीं है। पता नहीं कौन है जो खुद करता है गलत काम और सारा काम मुझ पे आ जाता है। चल चल, अब ज्यादा नाटक मत कर और उठकर काम कर ले घर का। मालती की इस हरकत को पंकज अच्छे से देख लेता है और वो सारी बातें अच्छे से समझ जाता है कि आखिर ये सब कौन करता है। कुछ दिनों बाद मालती सुबह सुबह सो रही होती है तो सलोनी बनारसी साड़ी बड़ी सी बिंदी लगाए उसके कमरे में जाती है और बोलती है, मालती, अरे ओ मालती, सुबह हो गई है और अभी तक तू सो रही है? आवाज सुनकर मालती की नींद खुलती है और अपनी बहू को अपनी ही साड़ी में देखकर वो बिल्कुल चौंक जाती है।
बहू ये क्या है? तूने मेरी साड़ी क्यों पहनी है और तू मुझसे कैसे बात कर रही है? चुप बिल्कुल। मैं तेरी बहू नहीं सास हूँ और तू मेरी बात को काट रही है। मैंने तुझे कहा ना, जा मेरे लिए गुड़ वाली चाय बना कर ला, वरना। ये बहू को क्या हो गया है? वो मेरी सास की तरह हरकतें क्यों कर रही है? मेरी बात समझ नहीं आई क्या मालती? मालती तो अब काफी डर जाती है, क्योंकि अब सलोनी बिल्कुल मालती की सास की तरह ही बर्ताव कर रही थी। मालती ही घर का पूरा काम करती है, खाना बनाती है। ये सब करने के बाद मालती थोड़ी देर बैठती है कि तभी वापस से सलोनी आती है और बोलती है, तू फिर बैठ गई? छत पर गेहूं रखे हैं, उन्हें जाकर साफ कर। बहू तू मेरी सास की तरह क्यों बातें कर रही है? क्योंकि मैं तेरी सास ही हूँ। भूल गई क्या? जब तूने एक बार मेरी बात मानने से मना किया था तो मैंने तुझे 4 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया था। वापस करूँ तेरे साथ ऐसा कुछ? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ मत करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। छत पर बहुत ज्यादा धूप हो रही है, थोड़ी धूप चली जाए उसके बाद गेहूँ साफ कर लूंगी ना। नहीं, मैंने कह दिया कि तू अभी गेहूं साफ करेगी तो अभी करेगी। मालती अब अपनी बहू से डरने लग जाती है, क्योंकि उसकी बहू अब बहू से सास बन गई होती है। शाम के समय पंकज घर आता है तो मालती तुरंत उसके पास जाती है और बोलती है, बेटा तू देख रहा है ना कि बहू मुझसे कितना काम करवा रही है। बिल्कुल मेरी सास बन गई है। मेरी तो हालत बुरी हो गई है काम कर कर के। क्यों माँ, अब क्या हो गया? आप भी तो सलोनी के साथ ऐसा ही करती थी। तभी सलोनी अपने कमरे से निकलती है। मैं अपनी बहू को अपने पलकों पर बिठा कर रखती हूँ और तू मुझसे बोल रहा है कि मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। माँ, आपको याद है उस दिन सलोनी गिर गई थी और आपने उसे उठाया नहीं, उल्टा उसे सुनाया। और एक बात बताऊँ माँ आपको, वो तेल जिसे वो फिसल के गिरी थी वो आपने गिराया था। मुझे सब कुछ पता था माँ, लेकिन मैं सोचता था मेरी माँ आज नहीं तो कल अपनी बहू को अपनी बेटी समझ ही लेगी। लेकिन नहीं माँ, मैं गलत था। एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी ही सास को ले आया जाए। तो मैंने सलोनी को कहा कि वो नाटक करे आपकी सास बनने का। सारी बातें सामने आ जाती है और फिर मालती भी अपने किए पर काफी पछतावा करती है। निकिता अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में उसकी सास प्रेरणा और ससुर कैलाश और निकिता का पति विजय था। ऐसे ही एक सुबह विजय ऑफिस के लिए चला जाता है। इसी बीच घर पर निकिता और उसके सास ससुर थे। निकिता रसोई में काम कर रही थी। तभी सास ससुर के कमरे से बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है और कमरे का दरवाजा भी बंद था। आवाज सुनने पर निकिता से रहा नहीं जाता और वो अपनी सास और ससुर के कमरे के बाहर खड़े होकर सुनने की कोशिश करती है। आप भी ना इतनी उम्र हो गई है मगर आपका प्यार तो कम ही नहीं हो रहा है, बुढ़ापे में भी बढ़ता ही जा रहा है। अरे इतने रोमांटिक तो हमारे बच्चे भी नहीं हैं जितने कि आप हो। आवाज सुनकर निकिता का मुंह बन जाता है और वो किचन में आ जाती है और काम करने लगती है। इसी बीच निकिता की माँ का कॉल आता है। निकिता बेटा, क्या कर रही है तू? घर के सारे काम खत्म हो गए तेरे? अरे माँ, घर के काम जब मेरे सास ससुर खत्म होने देंगे तब तो खत्म होंगे ना। अरे अब उन्होंने क्या किया? क्या बताऊँ माँ आपको, बुढ़ापे में भी मेरे सास ससुर को जवानी चढ़ी हुई है। अरे इस उम्र में भी बुढ़ा बुढ़िया को कंट्रोल नहीं होता है। मुझे तो आपको भी बताने में काफी शर्म आ रही है, पर मैं क्या करूँ, मजबूर हो चुकी हूँ मैं। अरे इनको इतना तो सोचना चाहिए ना कि घर में एक बहू है, थोड़ा हिसाब से रहे। पर नहीं, सुबह शाम बस लगे रहते हैं। ऊपर वाले कमरे से बहुत जोर जोर से आवाज आती है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ माँ। अरे तो तू क्यों परेशान होती है? अच्छी बात है ना, इस उम्र में भी उनका प्यार बहुत जवान है। वरना आजकल के लोग तो 30-35 होते होते ही अपनी बीवी और अपने पति को टाइम देना ही बंद कर देते हैं, और ये खासकर आजकल के नौजवान के साथ होता है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कभी कभी तो मुझे इनका प्यार देख कर ना बहुत जलन होती है, क्योंकि मेरा पति तो मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं देता। अरे सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं और शाम को आते हैं तो थक जाते हैं। मुझे बाहर ले जाने के लिए उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और न ही मुझे कोई सरप्राइज देते हैं। वही तो बात है ना बेटा, और अच्छी बात है। अगर तेरे सास ससुर के बीच इस उम्र में भी वैसा ही प्यार है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर को टाइम देते हैं। माँ, मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मेरे ससुर जी इतने रोमांटिक है तो मेरा पति इतना क्यों रोमांटिक है? मुझ में क्या कमी है? क्या मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, सुंदर नहीं हूँ? तब भी मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं देता। अरे बेटा, थोड़ा सा टाइम दे,
विजय के पास अभी काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, शायद इस वजह से वो थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाता होगा। निकिता को अपने सास ससुर का प्यार बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को निकिता अपनी सास से बोलती है, सासू माँ, शाम होने वाली है, खाने में क्या बनाऊं? निकिता बेटा, एक काम कर, तू अपने लिए और विजय के लिए खाना बना ले, और मैं और तेरे ससुर जी बाहर खाना खाने जा रहे हैं। बहुत दिनों से जिद कर रहे थे कि उनको बाहर खाना है मेरे साथ, इसलिए हमने सोचा कि हम बाहर चले जाते हैं। तुम दोनों अपने लिए खाना बना लेना। सास की बात सुनकर निकिता को गुस्सा आ जाता है और वो किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। ऐसे ही शाम को दोनों सास ससुर अच्छे से रेडी होकर डिनर के लिए जाते हैं। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से सास की तबीयत खराब हो जाती है और उसे बार बार उल्टियाँ आने लगती है। निकिता अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, क्या बात है सासू माँ, सब ठीक तो है ना? अचानक से उल्टी? पता नहीं बेटा, अचानक से मुझे उल्टियाँ होने लगी हैं। समझ ही नहीं आ रहा है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत दिन से मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। मेरा मन बहुत ज्यादा घबरा सा रहा है। क्या बात है सासू माँ, आपके लक्षण मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। बेटा ये सब तो डॉक्टर ही बताएंगे आखिर मुझे क्या हो रहा है। अब ये सब छोड़। निकिता बेटा, तू मेरे लिए ना कुछ अच्छा सा चटपटा सा बना दे। मेरा बहुत ज्यादा मन हो रहा है कुछ चटपटा खाने का। इतना बोलते ही सास का सर घूमने लगता है और वह तुरंत सोफे पर बैठ जाती है। सासू माँ, अब आप आराम करिए, मुझे लगता है आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रुकिए, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। निकिता किचन में जाती है। निकिता के दिमाग में बार बार उल फिजूल बातें आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी सास प्रेग्नेंट हो गई हो। वह तुरंत अपनी माँ को कॉल करती है और बोलती है, अरे माँ, आपको एक खुशखबरी देनी है मुझे। क्या बात है बेटा, मुझे नानी बना रही है क्या तू? अरे माँ, नानी का तो पता नहीं, पर मैं भाभी जरूर बनने वाली हूँ। अब तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी ननद आने वाली है या फिर मेरा देवर आने वाला है। अरे क्या बोली जा रही है तू? विजय तो एक लौता है ना, फिर अचानक से तेरी ननद और देवर कहाँ से आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी सास माँ बनने वाली हो? हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरी सास ना प्रेग्नेंट है और बुढ़ापे में इतनी मौज मस्ती करेंगे तो यही होगा ना। मैं तो ये सोच रही हूँ कि पता नहीं कैसे मेरी सास लोगों का सामना करेगी। अरे नाक कटवा के रख दी इन्होंने तो। निकिता, तू सच बोल रही है ना? मेरा मतलब है कि इस उम्र में तेरी सास प्रेग्नेंट है। हे भगवान, सोच के भी मेरा तो जी घबरा रहा है। हाँ माँ, सच में मेरी सास प्रेग्नेंट है। अरे दिन भर उल्टियाँ करती रहती है, यहाँ तक कि उनका मन भी बहुत मचल रहा है। बार बार बोलती है, निकिता बहू ये बना दे, निकिता बहू वो बना दे। हे भगवान, तेरी सास को शर्म आनी चाहिए। इस उम्र में ऐसे काम कौन करता है? अरे ये उम्र तो ऐसी है जहाँ उनका दादी बनना चाहिए था, पर अब तो माँ बनने की फिराक में बैठी हुई है। निकिता बिना कुछ सोचे समझे अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करके अपनी सास की प्रेग्नेंट होने की बात फैलाने लगती है। ऐसे ही शाम को विजय घर आता है तो निकिता विजय को कमरे में ले जाती है और उससे बोलती है, विजय, मुझे ना तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, और ये बताते हुए मुझे शर्म भी आ रही है क्योंकि ये कुछ बात ही ऐसी है। अरे ऐसा भी क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? सब ठीक तो है ना? अरे यार, अब मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। आज तक कभी मुझे किसी भी बात को लेकर इतनी शर्म नहीं आई जितने की आज आ रही है। अरे तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है। अरे क्या बोले जा रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा? लो कर लो बात। अब मैं इतनी सीरियस मूड में तुमसे मजाक करूंगी? अरे सच में तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है। कई दिनों से उनकी तबीयत खराब है। उन्होंने आज तक कभी तुमसे अपनी तबीयत के बारे में जिक्र नहीं किया है ना, और ना ही करेंगी। अरे करेंगी भी कैसे, बेचारी बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। इस उम्र में पापा जी और सासू माँ दोनों लगे रहते हैं, यही होगा ना। यार निकिता प्लीज, तुम ना मेरी माँ के बारे में कुछ भी मत बोलो। निकिता विजय से अपनी सास की प्रेगनेंसी की बात कर रही होती है कि तभी सास के पास धीरे धीरे सभी रिश्तेदारों का कॉल आना शुरू हो जाता है और वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वह तुरंत गुस्से में निकिता के कमरे में जाती है और बोलती है, निकिता आखिर ये क्या हरकत है? तुम्हें किसने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? सासू माँ, अभी आप ही तो बोल रही थी ना कि आपकी तबीयत खराब है, आपको उल्टी आ रही है और आपका मन भी मचल रहा है, आपको थोड़े थोड़े चक्कर भी आ रहे हैं, और जिस तरीके से आप और पापा जी लगे रहते हो ना, उस हिसाब से तो प्रेग्नेंट होना आम बात है। निकिता तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? अरे सभी रिश्तेदारों तक मेरी प्रेगनेंसी की लेकर बात फैल गई है। लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती हो गई है। तुम्हें किसने कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? अरे मेरी नॉर्मल सी तबीयत खराब थी क्योंकि मुझे गैस की दिक्कत हो गई थी।
जब भी मुझे गैस की दिक्कत होती है ना तो मुझे उल्टियाँ होती हैं। समझ आया तुम्हें? बिना सोचे समझे किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी माँ की पूरे समाज में बेइज्जती करवा दी। सारे रिश्तेदार मेरी माँ के बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। तुमने जो मेरी माँ के साथ किया है ना, वो अगर तुम्हारी माँ के साथ मैं करता तब तुम्हें पता चलता कि कैसा लगता है। सारी बातें सुनने और समझने के बाद निकिता का मुंह बन जाता है। उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि गलती उसी की थी। इसीलिए हमें कभी भी बिना कुछ सोचे समझे और देखे कुछ नहीं बोलना चाहिए। निकिता अपनी गलतियों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, इसीलिए वो अपनी सास से माफी मांग लेती है। ये सब क्या है? ये लोग तेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? आप चलिए यहाँ से, आपका यहाँ रहना सही नहीं है। मैं आपको घर चलकर सारी बातें बताती हूँ। वो लड़का कौन था जो उस लड़की को घर से बाहर निकाल रहा था? उस लड़की का उस औरत से क्या रिश्ता था? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। निधि अपने भाई राहुल और भाभी पायल के साथ रहा करती थी। वो दोनों ही उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन निधि अपने भाई और भाभी के कमरे में जाती है। भैया भाभी, आज मेरा जन्मदिन है, क्या आज आप लोग मेरे साथ गुरुद्वारे चलोगे? तुझे एक बार में हमारी बात समझ में नहीं आती क्या? जब हम तुझे देखना पसंद नहीं करते तो तेरे साथ कहीं जाएंगे क्यों? भैया कम से कम आज तो आप मुझसे प्यार से बात कर लीजिए। आज मेरा जन्मदिन है। माँ और पिता के जाने के बाद जो कुछ भी है वो आप ही तो हो मेरे। आपके बिना इस दुनिया में मेरा है ही कौन? यही तो अफसोस है मुझे। अगर कोई और होता ना, तुझे वहीं छोड़ देता और दोबारा मुड़ के तेरी तरफ देखता तक नहीं। आप चिंता क्यों करते हैं जी? कुछ टाइम की बात है। जहाँ इसकी शादी हो गई उसके बाद हमारा इससे या इसके ससुराल से कोई रिश्ता नहीं होगा। ठीक कहा तुमने। मैं भी बस उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो दिन आए और ये मनुष्य हमारे घर से जाए। चिंता मत करिए, वो दिन भी जल्दी ही आने वाला है। मैंने अपने कुछ दोस्तों को बोल रखा है इसकी शादी के लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट करें। आप लोगों को मुझसे इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि अगर तूने उस दिन जिद करके माँ पापा को अपने साथ नहीं ले गई होती तो शायद आज वो हमारे साथ होते। तू ना मुझसे बात मत किया कर। अब बात रही तेरे जन्मदिन की, वो बाहर में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल इतना कहकर कमरे से चला जाता है। निधि भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद अकेले ही गुरुद्वारे जाती है और अपना सारा दिन लोगों की सेवा में लगा देती है। उसे सुबह से शाम हो जाती है। वो एक कोने में सर नीचे करके बैठी होती है। तभी वहाँ एक कावेरी नाम की औरत आती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटी, मैं तुझे सुबह से देख रही हूँ, तू यहीं है। तुझे अपने घर नहीं जाना है? तेरे साथ कोई और भी आया है क्या? आंटी जी, साथ आने के लिए कोई होना भी तो चाहिए ना। गुरुद्वारे में मुझे बहुत सुकून मिलता है, इसलिए मैं आज अपना सारा दिन यहीं बिताना चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन तेरे चेहरे पर उदासी क्यों है? तुझे तो आज खुश होना चाहिए। किसके साथ खुश हूँ आंटी जी? माँ बाप है नहीं, बचपन में ही छोड़कर चले गए। दोस्त यार बनाए नहीं, इसीलिए बाबा जी से ही दोस्ती कर ली। मुझे पता है ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एकदम सही कहा बेटा तुमने, लेकिन मेरी मानो तो आज के दिन तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। खुश रहो, खुशी हर दुख की दवा है। कावेरी को निधि बहुत अच्छी लगती है। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन कावेरी निधि के घर आती है और जैसे ही निधि अपने घर का दरवाजा खोलती है, दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाती हैं। जब तक वो एक दूसरे से कुछ बोलती, उससे पहले पायल वहाँ आ जाती है। अरे आंटी जी, आप कब आई? आइए ना आंटी जी, अंदर आइए। अब बाहर क्यों खड़ी हैं? आने से पहले बता दिया होता तो मैं खुद गेट पे खड़ी होती आपके स्वागत के लिए। तुम्हारे घर के आगे से जा रही थी तो सोचा आज तुमसे मिलकर ही आती हूँ, और मैं आ गई। लेकिन ये लड़की कौन है? ये मेरी ननद है आंटी। क्यों, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? इसने कुछ बोला क्या आपसे? नहीं, मैं तो बस इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि अभी कुछ दिन पहले गुरुद्वारे में इससे मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छी लड़की है। इसकी शादी हो गई क्या? नहीं आंटी जी, अभी नहीं हुई है। ढूंढ रहे हैं, मिल जाए कहीं ठीक लड़का तो करेंगे। अरे
फिर सोचो तुम्हें लड़का मिल गया। मुझे तुम्हारी ननद बहुत पसंद है। मैं अपने बेटे कपिल के साथ तुम्हारी ननद की शादी करवाना चाहती हूँ। कावेरी की बात सुनकर पायल की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता और वो राहुल से बात करके कुछ दिनों में ही कावेरी के बेटे कपिल और निधि की शादी करवा के उसे अपने घर विदा कर देती है। उसकी शादी से दोनों बहुत खुश होते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, हमारे सर से कितना बड़ा बोझ उतर गया। उसका हमारे घर में रहना इतना टेंशन देता था मुझे, मैं तुम्हें क्या ही बता सकता हूँ। लेकिन आज के बाद मुड़ के हम कभी उसे नहीं देखेंगे और उसके कारण कभी हमारी समाज में बदनामी भी नहीं होगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है, वरना आपको तो उसके लिए लड़का ही नहीं मिल रहा था। अब तो हो गया ना सब, फिर चाहे तुम्हारी वजह से हुआ हो या मेरी वजह से, इससे क्या फर्क पड़ता है। जहाँ एक तरफ राहुल और पायल निधि के घर से जाने से खुश थे, वहीं दूसरी तरफ कावेरी और उसका बेटा कपिल निधि को पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि वो अपने पति और सास का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। एक दिन वो अपनी सास के एक कमरे में दवाई लेकर आती है। माँ जी दवा खा लीजिए वरना आप भूल जाएंगी। और कपिल जी, आप माँ जी के लिए दवाइयाँ पहले से ले आना ताकि कोई दिन बिना दवाई के रह ना जाए। और जाकर नाश्ता कर लीजिए, मैंने तैयार कर दिया है। जरूर, पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो तुम मुझे बहू के रूप में मिली और हमारे घर की छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखती है। माँ जी, आपसे ज्यादा किस्मत तो मेरी अच्छी थी, तभी मुझे ऐसा ससुराल मिला जो मेरा ससुराल नहीं बल्कि मायका है। यहाँ मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अब अगर आप दोनों सास बहू का माँ बेटी मिलाप हो गया हो तो कुछ और बात करें। हाँ जी बोलिए ना, हम आपकी ही बातें सुन रहे हैं। 4 दिन बाद हमें गांव में शादी में जाना है, उसकी तैयारी की है कि नहीं? अरे बेटा, मैं तो भूल ही गई थी, मेरा ध्यान से उतर गया था। मैंने तो कोई तैयारी नहीं की। अब इतनी जल्दी क्या होगा, मुझे चिंता हो रही है। माँ, आप कैसे भूल सकती हैं? मैं आपको रोज याद दिलाता हूँ, उसके बाद भी आप भूल गई। कपिल जी, आप शांत हो जाइए, मैंने सब कुछ कर लिया है। जो भी खरीदारी करनी थी ना, सब कर ली है। जिस दिन जाना होगा बस बैग पैक करके चल देंगे। देखा मैं कैसी बहू ढूंढ कर लाई हूँ, जो सारे काम और जिम्मेदारी बिना कहे ही समझ जाती है और उसे पूरा भी कर देती है। अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर निधि बहुत खुश हो जाती है। निधि अपने ससुराल में बहुत खुश थी। महीनों गुजर जाते हैं, लेकिन राहुल और पायल ना ही निधि के ससुराल आते हैं और ना ही उसकी कोई हाल खबर लेते हैं। एक दिन कावेरी निधि को मजाक में बोलती है, बहू, लगता है तेरे भाई भाभी ने तेरी शादी करके तुझसे अपना पाला झाड़ लिया है। कितने महीने हो गए हैं तेरी शादी को, ना ही मिलने आते हैं और ना ही फोन किया, जैसे जानते ही ना हो तुझे। माँ जी, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, उन लोगों ने यही किया है, पर आपको बताऊं तो बताऊं कैसे। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, वो बिजी रहते हैं ना, और भाभी भी सारा काम अकेले ही करती है घर का, तो इसीलिए टाइम नहीं मिलता है उन्हें। चलो मान लिया आ नहीं सकते, लेकिन एक फोन तो कर ही सकते थे। माँ जी, फोन तो करते हैं मेरे पास, अभी आज सुबह ही आया था। आज भैया भाभी की सालगिरह है ना, तो सोच रही हूँ चली जाऊँ। चली जा बहू, कपिल है नहीं और मैं घर छोड़कर जा नहीं सकती हूँ। कम से कम तू ही चली जा। जी माँ जी, मैं घर का काम खत्म करके चली जाऊंगी। निधि घर के सारे काम खत्म करके तैयार होकर अपनी मायके निकल जाती है, जहाँ बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है। राहुल निधि को देखते ही आग बबूला हो जाता है और बोलता है, तू यहाँ क्या कर रही है? जा यहाँ से। भैया, कम से कम हाल चाल तो पूछ लीजिए कि मैं कैसी हूँ। मैंने तेरी शादी करके अपनी जिम्मेदारी निभा ली, अब तू अपना मनुष्य चेहरा ले और निकल जा यहाँ से, और दोबारा आ मत जाइए मेरे घर। राहुल निधि का हाथ पकड़कर घर से बाहर धक्का दे देता है, लेकिन उसकी सास कावेरी आकर उसे पकड़ लेती है। ये सब क्या है बहू? तेरा भाई तेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? निधि रोते हुए अपनी सास को अपने भाई और भाभी की सारी हरकतें बताती है, जिसे सुनने के बाद वो निधि को लेकर अपने घर वापस आ जाती है और दोबारा फिर कभी उसे उसके मायके नहीं भेजती और उसका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगती है, और इस तरह से उसका ससुराल ही उसका मायका बन जाता है।